Yes, good morning and my dear students. Welcome all of you to here in our SST class. Okay, so let's start it. This is our history class and we are discussing the French Revolution. In our previous classes, we have discussed so many subtopics of this chapter like the event of 14th July and also the society, the French society in 18th century. So these two topics we have finished. And now today we have to discuss about this the struggle to survive कि फ्रेंच पीपल उस समय सर्वाइव कैसे करते थे, उसको उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए. Look, there are so many things which we have to keep in our mind. Like first of all, we have discussed the 14 July event, 1789, 14 July 1789 event, and वो हमने एक फ्लैशबैक जैसे पढ़ा था कि किसी मूवी का फ्लैशबैक कैसे होता है, कि किसी मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है. तो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ लिया. एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज एग्जैक्टली द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द सोसाइटी इन फ्रांस. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दिस रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड. और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. मतलब कि सर्वाइव करने के लिए लोगों को अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए फ्रांस में कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और ये स्ट्रगल एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो लुक, दिस स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, आई हैव रिटन दिस इन फ्यू पॉइंट्स. You have to write these points also in your favor copy. Okay, and one more thing guys, you have to make your fair copy that will help you to clear your concept, all the concept. Okay, and that will also help you to revise during the unit test and during the examination also. So please all of you don't just complete only your exercise, you have to write this all topics whatever I have written on the board, and जो topics हम explain करते हैं, write that sub topic and with in your language. Okay, and you can take the help of the book also, and मेरा lecture सुनिए और उसके according अपने notes खुद बनाइए, and that will be very very helpful to you. Thank you. Now let's start it. Look, so the struggle of survive कि ये start कैसे हुआ, कैसे कहाँ से हुआ, ये देखते हैं. So look, the first point which what I have written in 1715. Look, first thing मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुआ था ये 18th सेंचुरी में हुआ था. तो जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं ये सब हम 18th सेंचुरी में ही पढ़ने वाले हैं. Two things which we have to you have to remember, that first event of France revolution, the event of 14 July 1789. Okay, ये आपको माइंड में रखना है. Now look here, in 1715, okay, जब लुइस 16 का यहाँ पे रूल नहीं था, in 1715 population of France was 23 million. Okay, 1715 में क्या था, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, बट विच रोज टू 28 मिलियन इन 1789. अब ध्यान दीजिए कि 1715 से लेकर 1789 तक जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी, यानी कि ये रैपिडली इंक्रीज हो रही थी. ओके, टाइम के साथ ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी. तो देखिए, जब कहीं भी किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जैसे आप हमारे इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, दिस विल बी वेरी गुड, कि जब कभी भी किसी कंट्री की या किसी भी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का आप कह सकते हो, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है इन वेरी हाई स्पीड, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लोग तो बढ़ रहे हैं उस प्लेस पे, लेकिन उस प्लेस पे होने वाला जो प्रोडक्शन है, सपोज दैट अगर हमारे गाजीपुर की अगर पॉपुलेशन 3 लाख है, ओके, जो 1 ईयर में ही बढ़ के डायरेक्टली 6 लाख हो गई, तो क्या होगा, इससे गाजीपुर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, गाजीपुर का अगर एरिया इतना है तो इतना ही रहेगा, बट यहाँ पे रहने वाले जो लोग पहले इतने थे अब वो बढ़ के इतने हो गए. अब जब लोग बढ़ के इतने हो जाएंगे तो ध्यान दीजिए, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी डिमांड भी तो बढ़ेगी. अगर हमारे घर में पहले केवल अगर सपोज दैट 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स हैं, ओके, मॉर्निंग और इवनिंग जितने प्रोडक्ट में हम लोग का काम हो जाता है, जो हमारा डेली नीड पूरा हो जाता है, और हम लोग डायरेक्टली 3 से 6 हो जाएं, तो क्या उतने ही प्रोडक्ट में हम लोग की डिमांड पूरी हो जाएगी? नहीं होगी. तो ऐसे ही किसी अब सिटी का या किसी कंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, या धीरे धीरे भी जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है द प्रोडक्शन एंड द डिमांड. द डिमांड एंड प्रोडक्शन रूल इज देयर इन योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, बट यहाँ समझते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होता है.
प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि एरिया, किसी भी कंट्री का जो एरिया है ओके वो फिक्स्ड है, वो इंक्रीज नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसी एरिया में जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो ग्रो होती हैं, हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। उनको भी इंक्रीज करेंगे डिफरेंट मेथड्स वी हैव डिस्कस इन इकोनॉमिक्स, ओके, लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, है ना, ये दो चीज़ें थी। लेकिन अगर उसके बाद भी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती रहे और उसके बाद भी कंप्लीट ना हो, तो कंट्री को क्या करना पड़ता है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, ओके, क्रॉप्स को, ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो लोगों के डिमांड को फुलफिल कर सके। तो फ्रांस में यही हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई थी, ओके, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे उनका डिमांड लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन प्रोडक्शन एक फिक्स लिमिटेड अमाउंट में था, फिर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जब चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री से, तो उसका रेट डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो हम अपने घर में बना लेंगे, सपोज दैट पिज्ज़ा का एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपने घर पे अगर पिज्ज़ा बनाएंगे तो मे बी वो 150 रुपीज़ में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन वही पिज्ज़ा हम बाहर से जब खरीदते हैं तो हमें मिनिमम 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ का मिलता है। तो यही होता है कि जब कंट्री में खुद का प्रोडक्शन होता है तो वो चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वही जब दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट मीन्स दूसरे कंट्री से खरीद के अपनी कंट्री में जब गवर्नमेंट बेचती है तो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, लोगों को डिमांड को पूरा करने के लिए जो वहाँ के किंग थे, ओके, वो दूसरे कंट्रीज से प्रोडक्ट को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और लोगों में बेचते थे। इससे वहाँ पे क्या हो गया था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो गई थी, जैसे इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं ना। लुक, अब दूसरा पॉइंट, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स बिकम इंक्रीज। जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, बट the production of it means the production of the food grains was same as it was, okay, डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन प्रोडक्शन अभी भी उतना ही था जितना पहले होता था। अब इससे क्या हुआ भाई, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। ब्रेड मीन्स व्हाट, आप कह सकते हो खाने पीने की चीज़ें, रोटी आप कह सकते हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं वो रोटी सब्जी दाल चावल में अपना काम चला लेते हैं भाई, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, उनको चाउमीन नहीं चाहिए, बर्गर नहीं चाहिए, कुरकुरे नहीं चाहिए, नथिंग, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए उनका मेन फूड दैट इज ब्रेड, जिसे हम रोटी भी कहते हैं, है ना, या पंजाबी खाने को ही कहते हैं कि रोटी खाया कि नहीं खाया, रोटी मीन्स व्हाट, द फूड, ओके। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, यानी बहुत तेजी से जो ब्रेड की प्राइस थी वो क्या हुई, इंक्रीज होने लगी, बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट राइज। अब देखिए, महंगाई बढ़ रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है कि जो वर्कर्स थे, जो किंग के यहाँ या दूसरे आप कह सकते हो ऑफिसेज में वर्क करते थे, उनका वेज मतलब उनकी तनख्वाह आप कह सकते हैं, ओके, वो इंक्रीज नहीं हो रही थी महंगाई के कंपैरिजन में। सपोज दैट अगर मैगी हमें 10 रुपीज़ का मिलता था पहले और अब 20 रुपीज़ का मिल रहा है, बट हमारी सैलरी पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है, तो मैगी खरीदने में प्रॉब्लम होगी ना। तो यही वहाँ पे कंडीशन चल रही थी कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे, बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट राइज। वो उनका जो वेज था वर्कर्स का, जो लेबर्स, जो वर्कर्स काम करते थे, उनका वेज यानी कि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, वो उतना ही था, या बढ़ भी रही थी तो बहुत स्लो स्पीड में बढ़ रही थी, जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में बहुत कम था। एंड अब आते हैं लास्ट पॉइंट, दिस लेड टू अ सब्सटेंस क्राइसिस। इस लाइन से पहले एक पॉइंट समझते हैं। देखिए, कंडीशन तो पहले से ही वहाँ ख़राब है फ्रांस में, उसमें भी कभी कभी किसी साल क्या हो जाता था, अगर ड्रॉट हो गया यानी सूखा पड़ गया, क्रॉप जितना होता था प्रोडक्शन अब उससे भी कम हो गया, तो लोगों को समझ लीजिए कि भूखमरी की कंडीशन आ जाती थी। वहाँ पे लोग भूख से मरने लगते थे। बहुत कम लोग थे जो अफोर्ड कर पाते थे वहाँ के ब्रेड को, क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। तो बस क्लर्जी और नोबेलिटी, ये जो दो स्टेट्स थे, या फिर आप कह सकते हो थर्ड स्टेट भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, पुअर पीपल एंड रिच पीपल। तो थर्ड स्टेट के जो रिच पीपल थे, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, केवल यही 3 कैटेगरीज क्या करती थी, अफोर्ड कर पाती थी। बट जो थर्ड स्टेट के पुअर पीपल थे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जिनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे फ्रांस में, वो क्या करते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इससे उनके बीच भुखमरी की कंडीशन आ जाती थी। तो इसी को हमने एक सब्सटेंस क्राइसिस का नाम दिया है। दिस लेड टू अ सब्सटेंस क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो स्टार्ट हो जाती थी। और सब्सटेंस क्राइसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम अपनी डेली नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारी डेली नीड्स की चीज़ें भी बहुत महंगी हो जाती है। नॉट ओनली ब्रेड, हमारी डेली नीड्स की दूसरी सारी चीज़ें लाइक फूड्स, ग्रेन्स, दूसरी चीज़ें जो हम फ्रूट्स या ग्रेन्स को बनाने में यूज़ करते हैं या कपड़े पहनने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। ओके, तो
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत परेशान रहने लगे। ओके, राजा से नाराज रहने लगे, वो क्या करने लगे, जगह जगह पे प्रोटेस्ट करने लगे, आप कह सकते हो विद्रोह करने लगे राजा के खिलाफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो विद्रोह किया जाता था, ये जो प्रोटेस्ट किया जाता था, ये केवल थर्ड स्टेट के पीपल करते थे, वो भी पुअर पीपल जो अनएजुकेटेड थे, आप कह सकते हैं। सो इससे क्या होता था, उनको लीड करने वाला कोई हीरो, आप कह सकते हैं, कोई लीड करने वाला पर्सन, कोई हीरो नहीं मिलता था। इसकी वजह से उनका जो प्रोटेस्ट होता था, विद्रोह होता था, उसको वहीं पर ख़त्म भी कर दिया जाता था। वो लोग बस परेशान रहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में कि वहाँ पे एक हीरो आने वाला है, और वो हीरो कैसे और कौन आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। वेट अ सेकंड। ओके, सो लुक, एज वी हैव डिस्कस्ड कि थर्ड कैटेगरी के लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उनको हीरो नहीं मिलता था। अब उनको इनका हीरो मिलेगा, कैसे मिलेगा देखते हैं। लुक, द सब टॉपिक इज ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इनवाइसेस ऑफ द एंड ऑफ प्रिविलेज। इसका क्या मतलब है कि एक कोई मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी उस समय, एंड दूसरा भी कंडीशन एक क्या हो रहा था, इनवाइसेस ऑफ द एंड ऑफ द प्रिविलेज। मतलब प्रिविलेज मीन्स व्हाट, कि जो ये राजघराना है, जो किंग क्वीन का रूल है, जो नोबेलिटी है ना, जो क्लर्जी है, उनको प्रिविलेज कहते हैं। कि एक कल्पना लोग कर रहे थे, एक इमेजिनेशन लोग कर रहे थे कि इन प्रिविलेज का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, समाप्ति हो रही है, और एक नई तरीके की गवर्नमेंट आ रही है। तो ये लोग उस समय क्या करते थे, केवल इमेजिनेशन करते थे, जो अब धीरे धीरे सही होने वाला था। तो ये कैसे होता था, चलिए समझते हैं। सम एजुकेटेड पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, एज आई हैव टोल्ड यू, इन द थर्ड स्टेट देयर वर टू टाइप ऑफ पीपल्स, पुअर पीपल एंड रिच पीपल। ओके, तो देखिए जो पुअर पीपल है वो अनएजुकेटेड होगा, क्योंकि भाई वो खुद खाने के लिए नहीं उसके पास पैसे हैं, तो वो पढ़ कैसे पाएगा। लेकिन जो रिच हैं, जो खा सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं। सो सम एजुकेटेड पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, एजुकेटेड मीन्स कि वो डेफिनेटली रिच होंगे। अब वो रिच कैसे होंगे देखिए, ऑफ थर्ड स्टेट अर्न्ड देयर वेल्थ थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन एंड सिल्क। कि थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड पीपल थे वो दूसरों के यहाँ वर्क नहीं करते थे, वो दूसरों के लिए वर्किंग या लेबरिंग का काम नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्रोडक्शन करते थे। किस चीज़ का करते थे, ऑफ वुलन एंड सिल्क, वुलन का और सिल्क का। दे वर टर्म्ड एज मिडिल क्लास, जिनको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रांस में थर्ड स्टेट में एक ऐसी कैटेगरी थी लोगों की जो एजुकेटेड थे, थोड़े रिच थे। इसकी वजह से आप वो कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड भी थे, और वो अपना वेल्थ यानी कि अपनी अर्निंग, अपना सैलरी कहाँ से पाते थे, सैलरी नहीं कह सकते, उनकी अर्निंग वो कहाँ से होती थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन एंड सिल्क। वुलन और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी अर्निंग हो जाती थी, एंड दे वर टर्म्ड एज मिडिल क्लास, जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो एक चीज़ समझिए कि लेबर्स, जब हम दूसरों के लिए वर्क करते हैं तो हमारी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारे बॉस होते हैं, उनकी सैलरी फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होगा। वेल्थ मतलब उनकी अर्निंग, उनके पैसे इंक्रीज़ होंगे। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैसा, आप कह सकते हो, अर्न कर लिया था अपनी लिमिट से। तो देखते वो क्या करने लगे। अब 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, सो लुक, उनके पास जब अर्निंग हो गई तो फिर क्या करने लगे, दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। देखिए, एक तो वो एजुकेटेड थे, दूसरा अब उनके पास पैसे ज़्यादा आने की वजह से अब वो बोलना भी शुरू किए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, वो ये मानते थे दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी, की सोसाइटी में कोई भी ग्रुप शुड बी बेस्ड ऑन प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि अपने बर्थ से ही प्रिविलेज नहीं माना जा सकता। मतलब जैसा आपने पढ़ा कि जो किंग होते थे, जो क्लर्जी होते थे, जो नोबेलिटी होती थी, मतलब किंग की जो फैमिली होती थी, फैमिली मेंबर्स होते थे, तो देखिए अगर आपका बर्थ क्लर्जी में या नोबेलिटी में हो गया तो आपको पहले ही एक पावर मिल जाती है कि आपको टैक्स नहीं देना है। दूसरी पावर मिल जाती है कि आप जो थर्ड स्टेट है उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पावर्स हैं ये किसी को भी बर्थ से नहीं मिलने चाहिए, यही उनका मानना था। किसका, मिडिल क्लास का। द सोशल पोजिशन ऑफ अ पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन दिस मेरिट्स। वो मानते थे कि पहले तो किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बर्थ से। सेकंड, कि जिसको मिलना चाहिए, जो पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी में, वो उसके मेरिट्स, मेरिट्स यानी उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये मिडिल क्लास फैमिली का, सॉरी मिडिल क्लास कह सकते हो, जो ग्रुप था उनका ये मानना था। ठीक है, अब देखिए, अब धीरे धीरे यही क्या बनेंगे, यही उन पुअर पर्सन के लिए हीरो बनने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था अभी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे उभरे, अब कुछ लोग ऐसे आए जो उनकी हेल्प करने वाले थे, या उनकी भी थिंकिंग आप कह सकते हो उन पुअर पर्सन से मिलती थी। आगे देखते हैं, सम फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक, ओके, ये नाम आपको याद रखना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस बाय ब्लैक पेन, सच एज जॉन लॉक एंड रूसो। ये दो फिलोसोफर्स थे who also gave their thoughts of a society, जिन्होंने सोसाइटी के बारे में अपनी थॉट्स दिए थे, है ना। इन मिडिल क्लास के अलावा इन लोगों ने भी अपने थॉट्स दिए। क्या दिए? बेस्ड ऑन फ्रीडम, कि सोसाइटी एक फ्रीडम पे बेस्ड होनी चाहिए, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि कोई भी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए कि वहां लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल लॉज होने चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मतलब सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इस टाइप का एक सही सोसाइटी, सही टाइप के इस तरह की सही सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। ये थॉट्स थे किसके? जॉन लॉक के और रूसो के। तो देखिए अभी उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन अब ये मिडिल क्लास कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ही फेवर में जा रहा था, पुअर पीपल्स के। और इसके साथ ही ये जो कुछ फिलोसोफर्स भी थे, इनके थॉट्स भी लोगों के थॉट से मिलते थे, या लोग चाहते थे कि इनके थॉट्स ही माने जाए, क्योंकि ये बहुत सही थिंकिंग है, किसी कहीं भी कंट्री में ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। अब ये अमेरिका से कनेक्टेड होने वाला है, वेट अ सेकंड, ओके फाइन। सो नाउ लुक, देयर इज अ बुक टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिटन बाय जॉन लॉक। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसे जॉन लॉक ने लिखा है। जॉन लॉक ने और रूसो ने पहले अपने क्या दिए? थॉट्स दिए। इसके बाद जॉन लॉक की एक बुक थी टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें भी जॉन लॉक ने यही सारी बातें लिखी थी कि एक सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी क्या होती है और कैसे बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक है, इन द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ओके, एक और बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज विच इज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, ओके। अब जो मॉन्टेस्क्यू ने जिसको लिखी है बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें देखते हैं मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था, बहुत अच्छी बात लिखी थी इन्होंने। प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर, ओके, विद इन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इस लाइन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था कि केवल किंग हुआ करते थे रूल करने के लिए, ठीक है। कोई रूल, कोई नियम, कोई कानून बनाना है, किंग बनाएगा। किसी ने कोई गलती कर दी, उसको सजा देना है, किंग देगा। कोई रूल रेगुलेशन जो बनाया गया है, कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो कौन करवाएगा? किंग करवाएगा, है ना। सोल्जर से कह के उसको अपने यहाँ बुलाएगा, डांटेगा या सजा देगा, मेन। यानी कि सारा का सारा वर्क क्या होता था? किंग को करना पड़ता था। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में अपने बुक में उन्होंने एक आइडिया दिया सबको कि पावर को क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए, कि सारा का सारा पावर एक ही सिंगल पर्सन में ना हो, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए। कैसे? विद इन द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब एक असेंबली लोगों का जो रूल्स रेगुलेशंस को, नियम कानून को बनाएगी। द एग्जीक्यूटिव, है ना, एक ऐसा पर्सन का ग्रुप जो इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाएगी। एंड द जुडिशरी, कि इन रूल रेगुलेशन को तोड़ने वाले लोगों को सजा देगी, ओके। तो पावर क्या हो गया? 3 पार्ट में डिवाइड होने का इन्होंने प्रपोजल दिया, आइडिया दिया, सुझाव दिया, आप कह सकते हैं। द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो लोगों को क्या था? बहुत पसंद आया। और देखिए इसी टाइप की गवर्नमेंट बनने जा रही थी कहाँ? अमेरिका में। लुक, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स, मतलब इसी मॉडल की गवर्नमेंट फोर्स में आई। फोर्स में आई का क्या मतलब? कि इसी मॉडल की गवर्नमेंट बनी। कहाँ बनी? इन यूएसए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो 13 कॉलोनीज अमेरिका में थी, जिसको इंडिपेंडेंसी में, यानी कि फ्रीडम के लिए किसने हेल्प की थी? फ्रांस ने। मतलब हम सेकंड पर्सन की हेल्प कर रहे हैं इंडिपेंडेंस होने में, और इंडिपेंडेंट होने के बाद वो सेकंड पर्सन हमसे अच्छा गवर्नमेंट वहाँ बना लेता है। तो वहाँ के लोगों को क्या था कि वहाँ के लोगों को क्या हुआ कि उनके मन में एक फीलिंग आने लगी कि जो लोग हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं ब्रिटेन से, वहाँ पे इतनी अच्छी गवर्नमेंट बन रही है और हमारे यहाँ नहीं है। और लोग ऑलरेडी किंग से परेशानी थे, टैक्सेस की वजह से परेशान थे ऑलरेडी, जो उन पे लगते रहते थे। इसके अलावा किंग के रूल रेगुलेशन से परेशान थे, है ना, अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने को लेकर परेशान थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को ऑलरेडी परेशान किए हुए थी, है ना। अब आगे देखते हैं,
कि जब इस टाइप की गवर्नमेंट बनी अमेरिका में तो इसका डिस्कशन शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ देखते हैं। दीज आइडियाज वर इंटेंसिवली डिस्कस्ड इन सैलून्स, सैलून्स जहाँ बाल कटवाते हैं, बार्बर की शॉप, कॉफ़ी हाउसेस, ओके फ्रांस में बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस हैं जैसे हमारे यहाँ टी हाउसेस होते हैं छोटे छोटे, एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। लुक फिर से देखते हैं। दिस आइडिया वॉज इंस्टेंसिवली डिस्कस्ड इन सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस एंड ऑल्सो स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये जो आइडियाज़ थे ये लोगों के बीच में क्या होने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग डिस्कस करते थे, मतलब आपस में बहुत बातें करते थे। कहाँ बैठ के भाई, कहीं सैलून में बैठे हुए हैं सब लोग बातें कर रहे हैं, कॉफ़ी हाउसेस में बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, है ना। तो लोग बैठ के इन आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते थे कि उस कंट्री में ऐसा हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए हमारी कंट्री में भी। तो लोग परेशान थे, आपस में डिस्कस करते थे। अब देखते हैं इससे हुआ क्या। हाँ, और इन आइडियाज़ को बुक्स की हेल्प से भी और न्यूज़पेपर की हेल्प से भी लोगों के बीच में फैलाया गया। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स थे जो अपने बुक्स में, लाइक जॉन लॉक ने भी अपनी बुक में यही सारी चीज़ें लिखी थी। और ये सारे बुक्स जब लोग परचेस करते थे, पढ़ते थे या सुनते थे, देखिए न्यूज़पेपर्स और बुक्स क्या होती थी, ये रिच ही अफोर्ड कर सकते थे, तो वो भी क्या करते थे, लोगों को और उत्सुक करने के लिए, लोगों को और एग्रेसिव बनाने के लिए इन बुक्स को काफ़ी लाउडली पढ़ते थे, है ना। लोगों को बीच में काफ़ी लाउडली पढ़ते थे ताकि जो पढ़ नहीं सकते, जो अनएजुकेटेड हैं, वो भी सुन के समझ पाएँ। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हमारा बस लास्ट पोर्शन आने वाला है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट जस्ट पेशेंस रखिए, जस्ट फॉर 2 और 3 मिनट्स मोर, है ना। बस अब ये खत्म होने वाला है। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर। ओके, तो लुक, इन आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता था लोगों में, जिसको सुन के लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा एंगर यानी कि गुस्सा भरा हुआ था, है ना। आप कह सकते हो ये एक वॉल्केनो टाइप का बन चुका था जिसमें बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ था। अब देखते हैं फाइनली क्या हुआ। द न्यूज़ ऑफ फर्दर टैक्स, उनको एक न्यूज़ मिली कि अब उनको और भी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ये टैक्स कैसा था अभी हम डिस्कस करेंगे। जनरेटेड एंगर एंड दे स्टार्ट, इट विल बी दे, एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, कि उन पे और टैक्स बढ़ने वाला है। ये न्यूज़ सुनते ही उनके अंदर का जो ये पूरा एंगर था, वॉल्केनो जैसा बन चुका था, ये क्या हुआ, इरुप्ट हो गया। सारा का सारा लावा यानी मैग्मा बाहर आने लगा। और क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। किसके खिलाफ, अगेंस्ट द प्रिविलेज, यानी कि ये जो क्लर्जी और ये किंग टाइप के पीपल थे, नोबिलिटी टाइप पीपल थे, इनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और अब ये प्रोटेस्ट अकेला नहीं था, ये लोग अकेले नहीं थे, अनएजुकेटेड पीपल अकेले नहीं थे, उनकी क्लास, उनके साथ थर्ड क्लास के एजुकेटेड पीपल्स, फिलोसोफर्स के थॉट्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स से आप कह सकते हो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी थी। और वो बहुत ही एग्रेसिवनेस के साथ उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो ये देखिए न्यू टैक्स क्या था, हमने अभी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जब सोसाइटी हम पढ़ रहे थे, द फ्रेंच सोसाइटी, कि उसमें जब लुइस 16 को, है ना, जो किंग लुइस 16 जब वो किंग बने थे, जो उनको थ्रोन मिला था, तो उन्होंने खाली ट्रेजरी पाई थी। और उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी तो उससे उनके ऊपर बहुत सारा डेप्ट हो गया था। और उस डेप्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने लोगों के ऊपर और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए। जो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सॉरी, जो परसेंटेज था रेट टैक्सेस का, उसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो अमेरिका का न्यूज़ सुन के कि वहाँ पे इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, लोग ऑलरेडी एग्रेसिव थे, और फिर अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पड़ने जा रहा है, ये सुन के उनका जो एग्रेसिवनेस था, कंप्लीट जो गुस्सा था, वो फूट पड़ा। और उन्होंने क्या किया, प्रिविलेज के सामने अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट कमज़ोर नहीं था। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि इसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट को बदलने का, टैक्सेस को कम देने का, सभी को इक्वल राइट देने का, सबको फ्रीडम देने का, यहीं से हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। तो अब आई होप कि आपको 14 जुलाई इवेंट, द सोसाइटी इवेंट, वो हमने स्टोरी जो लास्ट टाइम पढ़ी थी लुइस 16 की स्टोरी, ये सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम है सो यू जस्ट कमेंट मी, आई विल मेक अ कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ दैट ऑल प्रीवियस 3 और 4 क्लासेस, जिसमें हम ये सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको आज का पूरा स्टोरी समझ में आया होगा कि लोग कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे थर्ड क्लास ग्रो हुई, और कैसे लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेजिनेशन आया कि उनकी भी गवर्नमेंट अच्छी हो सकती है, उनकी भी कंडीशन अच्छी हो सकती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच।